हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम साइको एनालिटिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनैलिटी और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि फ्रॉइड के पर्सनैलिटी के बारे में क्या व्यूज़ रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ माइंड की। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि माइंड के 3 भाग होते हैं, प्रीकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रीकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार प्रीकॉन्शियस माइंड माइंड का वह भाग है जहाँ पर वो सभी इंफॉर्मेशंस, इवेंट्स, किसी व्यक्ति के विचार होते हैं जिनसे वह उस क्षण पर यानी उस मोमेंट पर अवेयर नहीं होता है। लेकिन यदि इंडिविजुअल उन चीज़ों को रिकॉल करने की ट्राई करता है तो थोड़े से एफर्ट से वो चीज़ें याद आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम कुछ सामान लाने के लिए मार्केट में जाते हैं और हम उनमें से कोई चीज़ लाना भूल जाते हैं और बाद में यदि हम उससे कोई रिलेटेड चीज़ सुनते हैं या देखते हैं तो हमें वो चीज़ याद आ जाती है। तो जो चीज़ थी वो थोड़े टाइम के लिए आपके प्रीकॉन्शियस माइंड में चली गई थी, लेकिन जब हमें उससे रिलेटेड कोई चीज़ दिखी तो हमें वो चीज़ तुरंत रिकॉल हो गई। नेक्स्ट है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में वो सभी चीज़ें इंक्लूड हैं जिनसे एक इंडिविजुअल अभी उस मोमेंट पर अवेयर होता है। मतलब इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अभी इस समय आपके माइंड में है, क्योंकि वो आपका कॉन्शियस माइंड है। सिगमंड फ्रॉइड ने इसे आइसबर्ग के थ्रू समझाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पार्ट पानी के ऊपर है वो आपका कॉन्शियस माइंड है, मतलब करंटली जिनसे हम अभी अवेयर हैं। और जो भाग सरफेस के नीचे है यानी कि ये वाला, ये आपका प्री कॉन्शियस माइंड है। मतलब इस वक्त आपको वो चीज़ें याद नहीं है, लेकिन यदि आप उनको रिकॉल करने की ट्राई करोगे तो आपको वो रिकॉल हो जाएंगी। और नीचे गहराई में आपका अनकॉन्शियस माइंड है, जिस पार्ट को हम देख नहीं सकते। तो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो माइंड का वो भाग है जो कि हमेशा हिडन रहता है। मतलब इसमें हमारे वो थॉट्स, इवेंट होते हैं जिन्हें हम रिकॉल नहीं कर पाते। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार यह वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी को बनाते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ 3 और टर्म्स देख रहे हैं, वो है इड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये कुछ डिवीज़न ऑफ पर्सनैलिटी हैं जो कि सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए गए हैं। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉइड ने पर्सनैलिटी को 3 भागों में डिवाइड किया है, इड, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले हम बात करते हैं इड की। यह पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो कि बर्थ से प्रेजेंट होता है। यह पूरी तरह से अनकॉन्शियस है। यह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका मतलब है कि यदि आपको कोई चीज़ सही लग रही है या किसी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है तो वो करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप क्लास में बैठे हो और आपका मन आइसक्रीम खाने का कर रहा है तो जो आपका इड होगा वो आपको ये बोलेगा कि अभी यहाँ से उठो और आइसक्रीम खाओ। मतलब यह सही गलत कुछ नहीं देखता है, इसको जिस चीज़ से खुशी मिलती है यह वही चीज़ करना चाहता है। सिगमंड फ्रॉइड ने इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिबिडो की बात की है जो कि इड का हिस्सा है। लिबिडो एक ड्राइविंग फोर्स है जिसे हम स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जिसको हम सेटिस्फाई करते हैं। फ्रॉइड ने लिबिडो के सेक्सुअल एस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। जैसा कि हमने भी बात की कि इन्होंने सेक्सुअल एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया, तो जो लिबिडो यानी जो सेक्सुअल अर्जेस हैं जिनको एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है। सिगमंड फ्रॉइड ने इस नीड फॉर सेटिस्फैक्शन को प्लेजर प्रिंसिपल का नाम दिया। इसे हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मतलब हम इसमें यह नहीं देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन यदि अगर इंडिविजुअल को किसी चीज़ को करके खुशी मिल रही है, उसको आनंद आ रहा है, तो उसे वही चीज़ करनी है, क्योंकि इड जो है हमारा वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। लिबिडो में 2 इंस्टिंक्ट होती हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को नाम दिया गया है इरोस।
यह उन बेसिक फंक्शन से संबंधित होती है जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका हंगर। सेकंड है डेथ इंस्टिंक्ट, इसको नाम दिया गया थानाटॉस। यह इंडिविजुअल को डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है ईगो, यह रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। यह इड की डिमांड्स को कुछ इस तरह से सेटिस्फाई करता है ताकि कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। मतलब यह है कि यह इड की नीड्स को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मैनर में पूरा करता है। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि आप क्लास में हो और आपको आइसक्रीम खानी है, तो इसमें जो इड होगा उसे तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, तो इड आपको उसी समय क्लास से निकलने और आइसक्रीम खाने के लिए कंपेल करेगा। लेकिन जो आपका ईगो होगा वो आपको क्लास में बैठे रहने के लिए गाइड करेगा और क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार करने के लिए आपको गाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ईगो है वो इड की डिज़ायर्स को एक रियलिस्टिक और सोशली अप्रोप्रिएट वे में सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है सुपर ईगो। फ्रूट के अनुसार लगभग 5 साल की उम्र में सुपर ईगो डेवलप होना शुरू होता है। इसमें वो सारे मॉरल स्टैंडर्ड्स और आइडल होते हैं जो हम पेरेंट्स और सोसाइटी से एक्वायर करते हैं। इसे हम सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। यह हमारे बिहेवियर को सिविलाइज बनाने की ट्राई करता है। यह इड की अनएक्सेप्टेबल अर्जेस को सप्रेस करता है और ईगो को आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर एक्ट करने की ट्राई करता है। यदि हम इन तीनों को एक ही एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम क्लास में हैं और हमारा मन आइसक्रीम खाने का कर रहा है, तो उस टाइम पे जो आपका इड होगा वो आपको कंपेल करेगा ये करने के लिए कि आप अभी यहाँ से उठो और आइसक्रीम खाओ। लेकिन जो आपका सुपर ईगो होगा, अब सुपर ईगो मॉरल स्टैंडर्ड्स पे काम करता है, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर जो ईगो होगा वो दोनों इड और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस बिठाएगा और बोलेगा कि नहीं, थोड़ी देर रुक लेते हैं और उसके बाद आइसक्रीम खा लेंगे। जो आपके इड ईगो सुपर ईगो हैं ये सभी डायनेमिक होते हैं और हमेशा आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं और इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट अब हम हो जाते हैं थ्योरी पर। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार पर्सनैलिटी के तीनों पार्ट्स एक सीरीज ऑफ स्टेजेस में डेवलप होते हैं। इनका ज़्यादा फोकस सेक्सुअल अर्जेस पर था, तो उन्होंने इसके अनुसार स्टेजेस को अलग अलग किया। उन्होंने कहा कि हर एक स्टेज पर बॉडी में एक डिफरेंट इरोजेनस एरिया या जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ से कि इंडिविजुअल को प्लेजर मिलता है। इसलिए इस थ्योरी को साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कहा गया। इसमें जो स्टेजेस हैं वो हैं ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल स्टेज की। इस स्टेज में बच्चा 0 से 1.5 साल का होता है और इड डोमिनेट होता है क्योंकि इड बर्थ से प्रेजेंट होता है। इस स्टेज को ओरल स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इरोजेनस जोन होता है इस समय वो मुंह में प्रेजेंट होता है। इस स्टेज में बच्चा ओरल एक्टिविटीज़ जैसे सकिंग, फीडिंग, मुंह से कोई नॉइस निकालना, इन सभी चीज़ों से उसको प्लेजर मिलता है। मतलब ऐसी कुछ ओरल एक्टिविटीज़ करके वो प्लेजर गेन करता है। ओरल स्टेज के एंड में ईगो डेवलप होना शुरू होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेज की ओर आ जाते हैं जो है एनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा 1.5 से 3 साल का होता है। अब जो एरोजेनस जोन था जो कि पहले माउथ में था, अब वो एनएस में प्रेजेंट होता है। यह वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के फेज में होता है। इस स्टेज में बच्चा अपनी मर्जी से फीकल मटेरियल यानी बॉडी वेस्ट को होल्ड या रिलीज करने से उसको प्लेजर महसूस होता है। मतलब कि वो अपनी बाउल और ब्लैडर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है जिससे वो प्लेजर गेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फैलिक स्टेज। इस स्टेज में बच्चा 4 से 6 साल का होता है। अब जो इरोजेनस जोन है वो शिफ्ट कर जाता है आपका जेनिटल में। इस स्टेज में बच्चा अपने जेनिटल को टच करके प्लेजर गेन करता है। इस स्टेज में सुपर ईगो डेवलप होता है। इसमें हम 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब है
मेल चाइल्ड का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होना। इसके बारे में एक स्टोरी है कि ऑडिपस नाम का कोई राजा था जिसने अपने फादर को मार दिया था और अपनी मदर से शादी कर ली थी। दूसरी ओर है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब है फीमेल चाइल्ड का अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होना। नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज। इस स्टेज में बच्चा 7 से 11 साल का होता है। यह स्कूल एज है, तो बच्चा अब बहुत सी स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो उसकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं या अर्जेस हैं वो छुप जाती हैं, यानी कि लेटेंट हो जाती हैं। इसलिए इसका नाम लेटेंसी स्टेज है। यह वो स्टेज है जहाँ पर गर्ल्स गर्ल्स के साथ और बॉय बॉयज़ के साथ खेलते हैं। इस स्टेज में बच्चे फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली ग्रो करते हैं, लेकिन वो सेक्सुअली ग्रो नहीं करते। लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज। इस स्टेज में बच्चों की उम्र 11 से ऊपर होती है, जहाँ पर प्यूबर्टी की शुरुआत होती है। इस स्टेज में इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आई होप कि आपको आज की थ्योरीज अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।